मेरा नाम आफाक यूसुफ है। मैं स्पीड यूनिवर्सिटी में BBA 5B में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको कायद-ए-आज़म के बारे में सारी डिटेल्स बताऊँगा। कायद-ए-आज़म 1876 25 दिसंबर को कराची में पैदा हुए जिना पूंजा के घर में। जिना पूंजा एक कामयाब खुशहाल ताजिर थे। जिना पूंजा की फैमिली बेसिकली राजकोट से थी। बाद में वो कराची में हिजरत करके आगे अपने कारोबार की और बेहतरी के लिए और वो चाहते थे कि उनका बेटे को एक हाई एजुकेशन मिल सके, अच्छी एजुकेशन मिल सके ताकि वो एक काबिल बेटा बन सके। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी अर्ली एजुकेशन जो थी सिंध मदरसुल इस्लाम में शुरू की। बाद में वो हाई एजुकेशन के लिए मुंबई चले गए। मुंबई में इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद वो लॉ की डिग्री लेने के लिए इंग्लैंड चले गए। कायद-ए-आज़म ने इंग्लैंड में लॉ की डिग्री लेने के लिए लिंकन कॉलेज में एडमिशन लिया। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि इन्होंने वहाँ पर उनके कॉलेज के रिसेप्शन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ देखा और वहाँ पर एडमिशन ले लिया। इससे ये बात भी साबित होती है कि कायद-ए-आज़म को इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। कायद-ए-आज़म अपनी नौजवानी की उम्र से ये एक साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन लड़के थे। ही वॉज़ वेरी वेल मैनर्ड एंड पंक्चुअल। Qaid-e-Azam was a born leader and had all the essentials from his childhood for a leader. अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद दोबारा बॉम्बे चले गए, जहाँ इन्होंने अपनी लॉ की डिग्री की प्रैक्टिस की और वहाँ के एक मशहूर ज़माना काबिल वकील बन गए। कायद-ए-आज़म एक मेहनती शख्स थे, इसलिए इन्होंने एक दफ़ा अपने पाकिस्तानियों से बयान करते हुए कहा था कि काम 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 और सिर्फ काम। कायद-ए-आज़म ने 1906 में पहली दफ़ा सियासत में कदम रखा, जब ये दादा भाई नारोजी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनके लिए एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी काम किया। शुरू में कायद-ए-आज़म ने जब सियासत में कदम रखा तो सबसे पहले इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। मुस्लिम लीग ज्वाइन करने की दो बड़ी वजूहत थी। उस वक्त मुस्लिम लीग न्यू थी और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि कायद-ए-आज़म ये सोचते थे कि कांग्रेस के पास सेक्युलर एजेंडा और पॉलिटिकल पावर ज़्यादा है जो मुसलमानों को साउथ एशिया में एक पहचान दे सकेगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन ये था कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत होनी चाहिए, जहाँ ये अपनी आज़ादी से और अमन से अपनी इबादत अपनी मसाजिद में कर सकें। हिंदू और मुसलमान अब और एक दूसरे के साथ बड़े सगीर में नहीं रह सकते। इसी के साथ उनका ये भी मानना था कि रियासत का एक आम आदमी के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का कोई जवाज़ पैदा नहीं होता। हर शख्स को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त होनी चाहिए। इन कायद-ए-आज़म के इस बयानिए को औरतों और आदमियों में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली। कायद-ए-आज़म का टर्निंग पॉइंट ये था कि उन्होंने पहले शुरू में कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग न्यू थी, नई पार्टी वो बनी थी। उनका ख्याल ये था कि कांग्रेस जो है उसके पास एक सेक्युलर एजेंडा है और वो पॉलिटिकल तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसलिए मुसलमानों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा शनाख्त मिलेगी। लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया ताकि वो एक प्रॉपर मुसलमानों के लिए जदोजहद शुरू कर सकें। वैसे तो कायद-ए-आज़म के मुताबिक अगर सोचा जाए तो कायद-ए-आज़म में तमाम लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। तमाम लीडरशिप स्टाइल कायद-ए-आज़म के साथ फिट होते हैं अगर देखा जाए तो। लेकिन ज़्यादा अगर देखा जाए तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कायद-ए-आज़म में बहुत ज़्यादा पाया जाता था। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल वो होता है जहाँ पे एक इंडिविजुअल के पास डिसीजन मेकिंग करने की पावर होती है। ऑटोक्रेटिक लीडर के जो ज़्यादातर फैसले होते हैं वो उसके अपने ख्यालात पर मबनी होते हैं। वो बहुत कम ही अपने फॉलोअर्स के ख्यालात को भी के मुताबिक फ़ैसला करता है। कायद-ए-आज़म में जो 10 लीडरशिप क्वालिटीज़ पाई जाती हैं वो उनमें इंटीग्रिटी पाई जाती है, एबिलिटी टू डेलीगेट पाई जाती है। उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो लोगों को अपना बयान, अपना रद्द-ए-अमल, अपना बयान, अपनी बात बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर देते थे। उसके बाद वो सेल्फ़ अवेयर बहुत ज़्यादा थे। उनको अपने बारे, अपनी खामियां, अपनी खूबियों के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म था। एक और ग्रैटिट्यूड थे, लर्निंग एबिलिटी थी, इन्फ्लुएंस थे, एम्पैथी थे, करेज थी, रिस्पेक्ट थी। ये तमाम क्वालिटीज़ उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। अब अगर बात की जाए कायद-ए-आज़म के मेजर अचीवमेंट, तो वो आप सब जानते हैं कि कायद-ए-आज़म ने
आज हम जहाँ आज़ादी से बैठे हैं वो मुल्क हमें आज़ाद करवा के दिया, एक मुसलमानों को अलग रियासत कायम करके दी जहाँ वो अपनी इबादत को आज़ादी से कर सकते हैं, अपना हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, आज़ादी से अपने सारे पर्सनल मैटर्स को डील कर सकता है। रियासत का किसी किस्म का कोई मुदाखलत नहीं होती है। कायदे की सबसे बड़ी मेजर अचीवमेंट्स थी, और भी बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर सबसे मेजर देखी जाए तो वो यही है। पाकिस्तान रियासत बनने के बाद सबसे बड़ा जो कायदा वो चैलेंज ये था कि वो मुल्क के पास ना कोई ज़राए आमदनी थी, ना फ़ौज थी, ना कुछ भी नहीं मिला, ना दफ्तर थे, ना काम करने के लिए कोई चीज़ थी। सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। कायद-ए-आज़म वैसे तो कोई इतना ख़ास फेलियर नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो कायद-ए-आज़म के फेलियर में आ जाता है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान में जो पार्टीशन करवाई वो ज़्यादा मुनसिफाना तरीके से नहीं करवा पाए। वो यूँ कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत दूर था, वो एक ना एक दिन अलग होना था, वो पहले ही हो गया। अगर ना तब ना होता तो आज हो जाता। और दूसरा अगर देखा जाए तो वो कश्मीर का जो इशू है जो आज तक चल रहा है और लगता है आगे भी चलता ही जाएगा, वो नहीं प्रॉपर तरीके से पार्टीशन बॉर्डर लाइंस नहीं बना पाए। जो रियासतें पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं। यहाँ मैं अपना पहला टॉपिक ख़त्म करता हूँ जो कायदे-ए-आज़म के बारे में आपको सारी बायोग्राफी मैंने बताई। अब मैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आता हूँ जो एक सिनेरियो बेस है कि अगर मैं हार्डीज़ का ऑपरेशन मैनेजर बन जाऊँ तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल मैं अडॉप्ट करूँगा और कौन सा नहीं करूँगा। एज आ ऑपरेशन मैनेजर ऑफ हार्डीज़ मैं ये देखूँगा कि सबसे पहले कि मुझे कौन सा लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए। मैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करूँगा क्योंकि उसके पास डेमोक्रेटिक लीडरशिप में ये होता है कि एम्प्लॉय के पास भी एक सलाहियत होती है कि वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, कंपनी के डिसीजन में अपनी वो राय रख सके। इसलिए मैं डेमोक्रेटिक को मैं सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है एज अ मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, क्योंकि मैनेजर भी खुद बताते हैं कि एम्प्लॉय होता है। और मैं ऑटोक्रेटिक इसलिए नहीं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है, वो हेड नहीं है कि वो किसी और के खुद सारे डिसीजन कर सके। इसलिए एम्प्लॉय है, उसको खुद अपना फ़ैसला करना पड़ता है। उसे डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस में कोई किसी को एंटर नहीं करता अपने फ़ैसलों में। ऑटोक्रेटिक लीडर जो होता है वो किसी और की राय ज़्यादा खातिर में नहीं लाता। यहाँ मैं आज अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ। यहाँ हमारा साथ यहाँ जी था। अल्लाह हाफिज़।